मोहम्मद सुहेल साहब, ज़ाहिर है एक मस्बत डेवलपमेंट है, पाकिस्तान का रेटिंग अपग्रेड हुई है, क्या असरात आप इसके पढ़ते देखते हैं और जो कमेंट्री है फिच की उसको किस तरीके से देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शादिब भाई, मेरे ख्याल में ये स्टेप अनएक्सपेक्टेड तो नहीं था, मगर जब से ये ट्रेड वॉर यूएस में शुरू हुई थी हमें लग रहा था कि ये कुछ डिले हो सकता है। मगर अच्छी खबर ये है कि इतनी बौछार होने के बावजूद यूएस अमेरिका की जो ट्रेड की जो जंग है, इसके बावजूद फिच ने ये मुनासिब समझा कि पाकिस्तान को एक स्टेप या एक नॉच बढ़ा दे। ये एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए एक अच्छी खबर है। ऑप्टिक्स के लिए एक ऐसे टाइम पर जब हुकूमत पीआईए की और डिस्कोस की प्राइवेटाइजेशन के लिए जा रही है, एक अच्छी खबर है। और एक ऐसे टाइम पे जब पाकिस्तान के रिजर्व्स तो बहुत अच्छी पोजीशन में नहीं हैं और वहाँ चैलेंजेस हैं कि बोरो करना थोड़ा सा दुश्वार है, तो उसको मद्देनजर रखते हुए ये एक अच्छी खबर है, क्योंकि हो सकता है कि अब कुछ रेट्स पाकिस्तान को बेहतर मिल जाए। मगर मैं एक आम आदमी के लिए शादिब भाई ये समझाता चलूँ कि आज जो हमें फिच ने किया है तो हम उसी लेवल पे आए जो 2019-2022 में थे, माइनस बी माइनस। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि 2019 से पहले हम बी प्लस थे। तो अगर हम फिच की रेटिंग को ही देखें तो हम 2018 से अभी भी पीछे हैं। 2022 वाले लेवल पे आ गए हैं, और 2023, 24, 25 में तो हम सी कैटेगरी में थे, उससे बेहतर है। तो हमारी कुछ बेहतरी ज़रूर आई है, मगर अगर हम पिछले 20 साल का पाकिस्तान का मवाजना करें तो ऑन एन एवरेज हमारी रेटिंग यही रही है, या बी रही है या बी माइनस रही है। खकाना जी साहब, आप कैसे देख रहे हैं इस सूरत हाल को? देखिए, आई थिंक कि ये ड्यू था कि पाकिस्तान को ट्रिपल सी से निकाला जाए, और ये मैं इसलिए कहता हूं कि अगर आप ट्रिपल सी रेटिंग को डिटेल में जाकर समझें तो वो ये कहती है कि ये एक वेरी लो मार्जिन ऑफ सेफ्टी है ऑन द डिफॉल्ट रिस्क। पाकिस्तान का आई थिंक ये 12-14 महीने पहले ये बात खत्म हो गई थी जब हम फंड के प्रोग्राम में आए, SBA किया और फिर EFF में चले गए। अब जो रेटिंग है वो ये कहती है कि लिमिटेड मार्जिन ऑफ सेफ्टी है जो पाकिस्तान ने अटेन कर लिया है, जिसका मतलब ये है कि जो फाइनेंशियल कमिटमेंट्स हैं वो पूरी की जा सकती हैं। अगर आप 25 में भी देखें, 26 में भी देखें, और मैंने हमेशा कहा है कि पाकिस्तान की इकॉनमी इस वक्त मैं 12-14 महीने से जो देख रहा हूं वो बाय द बुक बिहेव कर रही है, जैसे कि इकोनॉमीज को बिहेव करना चाहिए जब वो फंड से एंगेज होती हैं। मैक्रो स्टेबिलिटी आ गई है, ग्रॉस एक्सटर्नल नीड्स जो हैं वो फंड इंश्योर करता है वो पूरी हो जाएं, और इस दफा इससे कुछ डीपर चीजें जो हैं वो हुई हैं। वो क्या हुई हैं कि आपने देखा प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स एंगेज हुई, आपने लेजिस्लेट किया एग्रीकल्चर का, चाहे उसके इजरा में आपको एक डिले दिखाई दे रहा है, एक गवर्नेंस के साइड पे भी काम हो रहा है, एक डेट की जो ट्रैजेक्टरी है उसको संभालने के लिए स्पेशली जो रेट्स नीचे आए हैं उससे आपका जो पब्लिक डेट है उसकी कॉस्ट 9,800 कहीं थी इस साल में, अब मेरा ख्याल है 8,600, 700, 800 के करीब आ जाएगी। 1,000 अरब का आपको उधर बेनिफिट मिला है। आने वाले दिनों में भी चूंकि इन्फ्लेशन ज्यादा नीचे आ गई है, तो इन सब चीजों को देखते हुए आई थिंक द रेटिंग अपग्रेड वाज ड्यू। अब व्हाई डज इट मैटर? आई मीन एक जनरल टर्म्स में तो जरूर इसके ऑप्टिक्स, जैसे सोहेल ने एक्सप्लेन किया, मैटर करते हैं। देखिए, ये सबसे ज्यादा इसलिए मैटर करती है कि ये ब्रिज करती है उस गैप को जो मेरे दरमियान एज अ कंट्री और इन्वेस्टर के दरमियान है कैपिटल मार्केट्स में। आपकी कैपिटल मार्केट्स जो है वो ये देखती हैं कि रिलेटिवली कोई और मुल्क और पाकिस्तान की जो रेटिंग है वो क्रेडिट रिस्क, जो क्रेडिट प्रोफाइल है उसको बताती है। जैसे सोहेल ने कहा, अभी देखिए बी माइनस इज नॉट अ ग्रेट कंपनी टू बी इन, मतलब केन्या, इराक, अंगोला ये ममालिक हैं जो बी माइनस में है। सो वी हैव अ लॉन्ग वे टू गो एंड वी मस्ट स्टिक टू दैट path, but still it reaffirms the status कि पाकिस्तान ने जो रिफॉर्म पाथ है उसको फॉलो किया है, और जो मार्केट रिस्क या क्रेडिट रिस्क है पाकिस्तान का वो कम हो गया है। आई एम रियली होपिंग कि आने वाले साल जो इस वक्त जो कैलेंडर ईयर चल रहा है हमारी रसाई जो है वो हो जाएगी कैपिटल मार्केट्स में। दो पाकिस्तान इज वेल फंडेड इन टर्म्स ऑफ जो हमारे 13 और 3 यानी कि 13 हमारे बायलैटरल रोल ओवर्स होते हैं वो तो हमें कराने ही पड़ेंगे, 3 जो हैं हमारे कमर्शियल रोल ओवर्स हैं वो भी कराने ही पड़ेंगे, बाकी जो मल्टीलैटरल्स के साथ एंगेजमेंट्स हैं उनको मैनेज करना पड़ेगा। बट व्हाट वी शुड नाउ बी थिंकिंग इज कि हम किस तरह 5 या 10 साल का लॉन्ग टर्म जो डेट है एट गुड रेट सिक्योर करें। आई थिंक दिस kind of finds us a path towards that, but we should think of a higher rating in the coming 6 to 8 months जब next review में जाएंगे उनके साथ।
और सर साहब आज भी जो पाकिस्तान की जो बॉन्ड है एग्जिस्टिंग, उसके रेट्स में बेहतरी की खबर आई कि जैसे ही रेटिंग आउटलुक बेहतर होने की खबर आई, पाकिस्तान को जब IMF की कंडीशन थी फाइनेंसिंग का इंतजाम करने की, तो पाकिस्तान कमर्शियल बैंक्स के पास जा रहा था, तो वो भी बहुत महंगा कह रहे थे कि जी आपको कर्जा मिलेगा, इंटरनेशनल मार्केट्स का रास्ता तो था नहीं पाकिस्तान को उस तरीके से अवेलेबल इन हालात में। फिर हमें नज़र आया कि पाकिस्तान अगर के लिए जो फाइनेंसिंग के मामलात हैं, मल्टीलैटरल जो मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशन हैं, उनकी तरफ से भी इस साल में नहीं आई है। हालांकि पाकिस्तान सरप्लस कर रहा है और कर्ज उतार रहा है, मगर हमें नहीं मिला, जिसकी वजह से हमारे रिजर्व्स की पोजीशन बड़ी वीक रही है। उसमें कोई बेहतरी आ सकती है कि हमें फाइनेंसिंग अवेलेबल भी हो जाए, रेट्स भी ज़रा बेहतर हो जाए? देखिए, 3 तरह की बोरोइंग है, जिस तरह आपने भी इशारा दिया कि मल्टीलैटरल बोरोइंग में थोड़ी आसानी और बायलैटरल जो कंट्री टू कंट्री होते हैं उसमें थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। जैसे चाइना है जो आपको सपोर्ट करता रहता है, उसको भी ज़रा कॉन्फिडेंस होगा कि रेटिंग अपग्रेड हुई है। इसी तरह जो कमर्शियल थी बोरोइंग, जो इंटरनेशनल जो मिडल ईस्ट के कमर्शियल बैंक्स देते हैं, उसके रेट्स आपको ज़्यादा मिल रहे थे, हो सकता है कि आधा 1% कम हो जाए। मगर जो तीसरा एक सोर्स है जो पाकिस्तान ने यूटिलाइज किया है, वो है यूरो बॉन्ड या सुकूक। जिस तरह खाकान भाई ने भी कहा, बिल्कुल बजा कहा कि 5 साल का, 10 साल का है, 8 साल का ले लें। वहाँ मुझे उम्मीद कोई बहुत ज़्यादा नज़र नहीं आती। उसका रीज़न 2 हैं। एक तो आपको पता है ग्लोबल हालात क्या हैं, जो US में इंटरेस्ट रेट जो अप एंड डाउन हो रहे हैं 10 ईयर बॉन्ड के और 2 ईयर बॉन्ड के, नंबर 1। नंबर 2, जो 10 साल पहले पाकिस्तान 6-7% पे बोरोइंग करता था, उस वक्त अमेरिका में रेट और दुनिया भर में रेट बिल्कुल जीरो के करीब, 0-1-2% के करीब होते थे। अभी जो अमेरिका में रेट हैं 4-4.5%, तो पाकिस्तान को अगर सुकूक मिल भी गया 9-10-11% पे, तो वो पॉलिटिकली इतना अच्छा स्टेप नहीं होगा, और शायद हुकूमत एक सुकूक 9% पे या 9.5% पे, ऑल्दो स्प्रेड वही है जो पाकिस्तान का B- रेटिंग का होता है, मगर एक आम आदमी को समझाना कि हमने 9% पे डॉलर में बोरोइंग की है बड़ा मुश्किल होगा। तो मुझे लगता है तीसरा एवेन्यू जो है बोरोइंग का, वो थोड़ा सा मुश्किल ही रहेगा B- होने के बावजूद। हाउएवर, मैं यही कहता चलूं जो मैंने आपके बेशुमार प्रोग्राम में कहा है कि पाकिस्तान को रिलायंस करना चाहिए कि उसके रिजर्व पोजीशन इंटरनल फंड से बने। हमें करंट अकाउंट सरप्लस जो है उसको अगले 2-3 साल तक चलाना होगा, चाहे इंपोर्ट कर्टेल करनी पड़े या चाहे कुछ और करना पड़े। हमें इन्वेस्टमेंट के थ्रू अपने रिजर्व को बढ़ाना पड़ेगा, और रिलायंस ऑन डेट कम करनी पड़ेगी, ताकि हमें जो बूम एंड बस्ट का प्रॉब्लम रहा है वो ना है। तो मेरा ख्याल है कि कुछ बोरिंग में आसानी होगी, मगर जो इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट की जो विंडो है वो अभी भी चैलेंजिंग रहेगी पाकिस्तान के लिए। हाँ साहब, आप कैसे देख रहे हैं? यही रास्ता है जो सुहेल साहब बता रहे हैं कि हमें 2-3 साल तक ऐसे ही आगे बढ़ना चाहिए? देखिए ना जी, नॉन डेट क्रिएटिंग इंस्ट्रूमेंट्स पे तो फुली रिलाई करना चाहिए। रेमिटेंस को आपने काफ़ी सीधा किया है, और मैंने बड़ी क्लियरली एक्सप्लेन करने की कोशिश किया है कि ईद का इफेक्ट तो अपना है ही है, पर स्टेप अप हुई है रेमिटेंस बिकॉज पाकिस्तानी एम्प्लॉयमेंट बाहर ज़्यादा लेने गए हैं। आपने कुछ रेगुलराइज किया है, फॉर्मल चैनल्स में आए हैं। आपने जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ठीक किया, BC कैटेगरी के लोग जो मनी चेंजेस थे उनको ख़त्म किया। फिर हवाला हुंडी पे कुछ आपने क्रैक डाउन किया, अफगान ट्रांजिट ट्रेड, स्मगलिंग, ऑल दीज थिंग्स हैव प्लेड a role, और जो ओपन का और जो इंटरबैंक का रेट वो हुआ। सो ये नॉन डेट क्रिएटिंग में तो ये बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट है। एक्सपोर्ट्स अगेन फंडामेंटली, शाहजेब मैं बार बार कहता हूं कि ये जो टाइम एंड स्पेस है 10 साल में तीसरी दफा फंड के एंगेजमेंट के बाद मिली है। दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट टू रिमेंबर। 20-22 अरब डॉलर के रिजर्व तो तब भी हो गए थे जब 13-16 का प्रोग्राम करके आ रहे थे, फिर 19 में रिजर्व दोबारा बढ़े थे। ये एक टिपिकल बिहेवियर है पाकिस्तान इकोनॉमी का, बट ये टाइम एंड स्पेस यूज करना है कि नॉन डेट क्रिएटिंग इंस्ट्रूमेंट्स को आपने जरूर बढ़ाना है, और उसके लिए फंडामेंटल रिफॉर्म ऑफ द इकोनॉमी का जो टाइम है, और 2025 इसके लिए क्रूशल है। आपको क्लियरली मैक्रो स्टेबिलिटी है, बट गुड फॉर ग्रोथ होना एक बड़ी फर्क चीज है। ये जो इस वक्त फिच की रेटिंग आपको बेहतर हुई है, इससे जरूर जो प्राइवेटाइजेशंस आपने करनी है उसमें एक इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस बढ़ता है, रेटिंग आप देखते हैं। जरूर जो कमर्शियल है वो चूंकि चाइना से है, मिडल ईस्ट से है, एक सॉवरन सा कमर्शियल है, उसकी हम हर दफा 3 अरब डॉलर करवा लेते हैं, हो सकता है कुछ बेहतर हो, बट लॉन्ग
लॉन्ग टर्म डेट आपने जरूर लेने के लिए जाना है, वो इस साल में जाएं, देखते हैं कि इस रेटिंग को और कितना बेहतर कर सकते हैं। अगर रिजर्व्स का बिल्डअप होता चला जाता है, हम 3 महीने की जो इंपोर्ट कवर है उसको क्रॉस कर जाते हैं, यानी कि इस मालियाती साल में अगर 13-14 अरब डॉलर करते हैं, पूरे कैलेंडर ईयर में कहीं 16 अरब डॉलर के करीब जाते हैं। मल्टीलैटरल फ्लोज का जहां तक ताल्लुक है, देखिए उसमें तो हमने चूंकि प्रोजेक्ट्स पुट टुगेदर करने होते हैं, तो जितने अच्छे प्रोजेक्ट्स पुट टुगेदर करेंगे उतने मल्टीलैटरल फ्लोज जो हैं वो इंप्रूव करेंगे। अब एक IFC का भी आर्म है जिसके थ्रू जो प्राइवेट सेक्टर है उसकी बोरोइंग अगर 2 अरब डॉलर की अगले साल में करने की कोशिश करते हैं। बट पाकिस्तान को अपने टेनर को ठीक करने के लिए लॉन्ग टर्म डेट में जाना है, ताकि ये जो हर साल 13-16 अरब एक खड़ा हो जाता है। और ये मैं बार बार अब आपके प्रोग्राम में पहली दफा ये कहता हूं कि ये जो हम कहते हैं ना हमने 100 अरब डॉलर देने हैं, शाहजेब दैट्स नॉट अ करेक्ट पोजीशन। लेट्स से कि मैं 16 अरब डॉलर इस साल पे कर देता, तो अगले साल तो मुझे सिर्फ 8-9 अरब डॉलर देने थे, एक्चुअली अगले साल 8 और उससे अगले साल 9 अरब डॉलर वापस करने, राइट। तो एक तो प्लीज क्लियर रहें कि यही 25 रिपीट हो रहा है लार्जली, 16 तो बिल्कुल क्लियरली चूंकि रीप्रोफाइल हो रहा है तो वो रिपीट हो रहा है। सो ये जो 100 अरब डॉलर की लोग कहते हैं दैट ऑल्सो नीड्स अ करेक्शन। बट ये हमें अभी, मैं इसको भी कहता हूं कि इसका भी टेनर थोड़ा सा हमें 2-3 साल, अगर हम इतने कंफर्टेबल पोजीशन में आ जाते हैं तो आई रिमेंबर आपने पहले भी कहा था कि इसको बेहतर है कि 3 साल के लिए करा लें ताकि बार बार ये इतना बड़ा नंबर ना नजर आ रहा हो। और खबरें आई थी कि हुकूमत ने बात भी की, मगर गालिबन उस वक्त दोस्त ममालिक नहीं माने। अब अगर रेटिंग बेहतर होती है, हुकूमत बात करती है, तो क्या सिनेरियो बनता है। बट सोहेल साहब, एक जो बार बार सवाल उठ रहा है वो ये कि इकोनॉमिक एक्टिविटी इन टर्म्स ऑफ इंडस्ट्री नहीं नजर आ रही, इंडस्ट्री की ग्रोथ नेगेटिव, पावर जनरेशन नेगेटिव। जब आप ये कहते हैं कि ऐसे ही रहे 2-3 साल, तो फिर इकोनॉमिक एक्टिविटी भी ऐसी ही रहेगी, क्योंकि जिससे जाहिर है अनएम्प्लॉयमेंट के मामला, लोगों के रोजगार न मिलने के मामला, वो तो अपनी जगह पर रहेंगे। नहीं, मेरा कहने का मकसद, ऐसे का मतलब ये नहीं है कि हम 2% से बढ़ें। हम लास्ट ईयर 2.5% थे, इस साल 3% होंगे। अगले साल हमें रियलिस्टिकली 4% का टारगेट करना है। तो जब 4% का टारगेट होगा तो आपको इंडस्ट्रियल एक्टिविटी बढ़ती हुई नजर आएगी, पावर के नंबर भी बेहतर होते हुए आएंगे। मगर इसके अलावा जो नंबर हैं उसमें इम्प्रूवमेंट नज़र आ रही है। जैसे बाइक सेल्स हैं उनमें इम्प्रूवमेंट नज़र आ रही है, डीजल की सेल्स है वो बेहतर हुई है, पेट्रोल की सेल्स वो बेहतर हुई है, सीमेंट की सेल्स 3-4 साल से गिर रही थी, अभी बेहतर हुई हैं। तो अगर हम हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स देखें 7-8, तो 4-5 में बेहतरी के इशारे नजर आ रहे हैं। और अभी जो इंटरेस्ट रेट कम हुआ है उसका एक टाइम लैग के साथ इम्पैक्ट ज़रूर आएगा। तो मेरे ख्याल में 4% का अगले साल हम GDP ग्रोथ कर लें तो उसमें कुछ इंडस्ट्रियल का, कुछ एग्रीकल्चर का और कुछ सर्विसेज का फैक्टर होगा। और जब हम 4 कर लेंगे तो उसके बाद मुझे लगता है कि नेक्स्ट ईयर ख़त्म होने के बाद, यानी अगले 12 से 15 माह के बाद, हमें एक सब्सटेंशियल इम्प्रूवमेंट लोगों की ज़िंदगी में, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी में नज़र आएगा। तो मेरे ख्याल में हमें पेशेंस रहना चाहिए। अगला साल तकरीबन 15 महीने थोड़े से चैलेंजिंग होंगे और हमें इम्प्रूवमेंट ग्रेजुअली नज़र आएगी। खगन साहब, आप बताइएगा, इस करंट अकाउंट सरप्लस को मेंटेन करते हुए रेमिटेंसेस ज़रूर बढ़ गई हैं, एक्सपोर्ट्स उस तरीके से नहीं बढ़ी हैं, और फिर इंटरनेशनल मार्केट में चैलेंजेस भी हो सकते हैं। आपको लगता है हम एक डिसेंट ग्रोथ की तरफ जा पाएंगे? देखिए, मैं हमेशा ये वर्ड यूज करता हूँ कि व्हाट यू हैव टू थिंक अबाउट पाकिस्तान इज कि आर वी गुड फॉर ग्रोथ, और गुड फॉर ग्रोथ किस लेवल पर है। देखिए, गुड फॉर ग्रोथ का मतलब ये है कि हम कंपेटिटिव हों कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस में। उसमें अभी आपने कुछ थोड़ा सा एक टेल विंड मिली है, 17% बिजली के टैरिफ में इंडस्ट्रियल में कमी आई है। कुछ इंटरनेशनली तेल की कीमत, याद रखिए तेल $85 का और तेल $65 का, अरब डॉलर की सेविंग आ रही है। सो इंपोर्ट संभल गई है, सो करंट अकाउंट संभल गया। आपको बहुत टेल विंड्स हैं, 22% से पॉलिसी रेट 12% पे है। अब अगर आप फंडामेंटली ये नहीं चेंज कर सकते कि मुल्क की जो इनएफिशिएंसीज हैं, चाहे वो फिस्कल की हों, जैसे अब आपने पॉलिसी चेंजेस करके टैक्सेस तो लगाकर अपना जो रेवेन्यू है वो बढ़ाया, मालियाती खसारा कम किया, पर अगर आप एक्सपेंडिचर का रिफॉर्म इस बजट में दिखाएं, अब हमारे पास अपॉर्चुनिटीज क्या हैं, इस बजट में दिखाएं कि कोई इनकम सपोर्ट प्रोग्राम शेयर हो रहा है प्रोविंसेस से, दिखाएं कि अपने जो एजुकेशन, हेल्थ जो सब्जेक्ट्स हैं वो नीचे चले गए हैं, वहां पे आपने कमी की है। नौकरियां बहुत सी जो आपने बंद की हैं वो हैं जो जिस पे कोई बैठा हुआ नहीं था। अब दिखाएं कि आपने रियली जो डिविजन्स हैं 43 वो कम करने गए हैं। अब ये हैं वो चीजें जो आपके फिस्कल को ऐसा लाएंगे
करंट अकाउंट का बहुत बड़ा कॉरिलेशन अगर आप ग्राफ देखेंगे पाकिस्तान का फिस्कल से है, तो एक तो वहीं संभल जाएगा, बिकॉज जब फिस्कल में खर्चा आता है, इंपोर्ट बढ़ती है, पाकिस्तान का करंट अकाउंट प्रॉब्लम में आता है। जो और टेल विंड्स आपको मिल रही हैं विच आर द फॉलोइंग, एक तो इंटरनल ये टेल विंड्स हैं, दूसरा आपको दूसरी मार्केट्स देखनी है। अगर कोई कहीं पे टैरिफ ज्यादा आ रहा है और वो चीज शिफ्ट कर रही है, अगर चाइना से मोबाइल इंडिया जा रहा है बनने के लिए, 1/5 ऑफ जो मोबाइल बन रहा है वो अमेरिका का इंडिया चला गया है, तो व्हाट आर वी लुकिंग फॉर? क्या अपैरल कोई पाकिस्तान में भी शिफ्ट करना चाहिए? सो यू हैव टू थिंक अबाउट दीज काइंड ऑफ वर्क्स जो पाकिस्तान कर सके। फिर देखें, डीरेगुलेशन की बहुत बात होती है, या आसानी से हम कह देते हैं कि जी डीरेगुलेट मुल्क को करना चाहिए, पर डीरेगुलेशन एक बहुत ही जिसको कहते हैं ना डोमेस्टिक बूस्ट इन सारे ममालिक ने दिया। देखिए इंडिया में 90 में इस जब पोजीशन में था इंडिया, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और डीरेगुलेशन, ये तीन ही चीजें हैं ना जो आपने करने जानी है। अगर फिस्कल को आप इस तरह संभालें जैसे हमने बात की है, कोई बिग टिकट आइटम आपको 2025 में पीआईए हो, कोई और चीज हो, दिखाना पड़ेगा। रेकोडिक की बलोचिस्तान में बात हो रही है, लिथियम, कॉपर, गोल्ड का इंटरेस्ट है। सो इस पूरी स्टोरी को जो आप बिल्ड कर रहे हैं, इसमें अब आपको ऑपरेशनली दिखाना पड़ेगा कि वी आर गुड टू डू समथिंग। और फिर जो ग्रोथ के लीवर्स हैं उनको आपको अगले 1.5-1 साल में फिक्स करना पड़ेगा। अब अगर प्रोडक्टिविटी ग्रोथ नहीं आएगी, देखिए ग्रोथ अब बाहर के पैसों से कहीं नहीं आती। ये अगर आप पॉल रोमर को पढ़ें, जो अब एंडोजेनस ग्रोथ है वो तो विद इन आती है, वो कहां से आती है? फर्म्स बिकम मोर प्रोडक्टिव, तो फर्म्स को जाके अपने साइजेस, स्टॉक एक्सचेंज की लिस्टिंग, प्रोफेशनल मैनेजमेंट, ये तो ओनर सब उन पे चला गया। लेबर प्रोडक्टिविटी ये कैसे बेहतर होगी कि अगर आप अगले 2-3 साल में जैसे इंडिया आईआईटीज बना रहा था, तो आप भी फिर फोकस करेंगे आप क्या बनाना चाहते हैं। और इन दी एंड जो आपकी असल प्रोडक्टिविटी एग्रीकल्चर की बहुत बड़ा बूस्ट दे सकती है आपको, उसमें आप क्या कर सकते हैं? 5 मिलियन बेल्स फॉर कॉटन इज नॉट अ गुड स्टोरी फॉर पाकिस्तान टू राइट, कि आपने 6 मिलियन बेल्स इंपोर्ट करनी है। सो ये स्टोरीज हैं जो अगले 2 साल में अगर आप लिखेंगे, तो जो मैं कहता हूं गुड फॉर ग्रोथ की स्टोरी आप लिख सकते हैं। देन व्हेन यू एक्सेलरेट के एंडोजेनस यानी कि फ्रॉम विद इन ये ग्रोथ स्टोरी निकलेगी, पैदावारी सलाहियत को बढ़ाते हुए, तो ये करंट अकाउंट जो है वो खुद ही संभल जाएगा। क्योंकि डोमेस्टिक अगर पैसे आएंगे भी, तो डोमेस्टिक सप्लाई उस नीड को पूरा कर रही होगी।